हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, किसान आंदोलन चरम पर है और जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, राकेश टिकैत जी रोज किसी ना किसी तरीके की नई डिमांड्स लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मेरा एक शुरू से जो एनालिसिस राकेश टिकैत जी के बारे में रहा है और पिछले कुछ वीडियोस में मैं कहता भी रहा हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल मामलों के अंदर पूरे के पूरे आंदोलन को बहाने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर रोज के रोज कुछ ना कुछ ऐसा नया मुद्दा उठाते हैं जिससे इमोशंस भड़कें और इमोशंस जो हैं वो अपने चरम पर जाएं। नेता वाली उनमें सिर्फ इमोशन भड़काने के अलावा कोई विजनरी अप्रोच नहीं है और किसानों का कुछ भला करवाएंगे, मेरा ऐसा कुछ मानना इनके बारे में अच्छा मानना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं भावनाओं के लहर के ऊपर दौड़ रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई नेतृत्व क्षमता कुछ खास नहीं है और विजन यानी विचार, व्यक्तित्व जो है वो तो भूल ही, विचार तो कम से कम भूल ही जाओ कि इनके पास किसानों का भला करने के लिए कुछ विचार है। कल एक मामला आया और उसके अंदर जिस तरीके से एक हेडलाइन देखी कि असलियत में इन्होंने एक डिमांड करी और जो कि इनका कहना यह है कि इनके पिताजी ने करी। अगर इनके पिताजी की डिमांड थी और वही डिमांड ये कर रहे हैं और ऐसे में उसी डिमांड की प्रैक्टिकल अप्रोच को ये लोग नहीं समझ पा रहे या दुनिया को नहीं समझा पा रहे या फिर खुद वो जानबूझकर इमोशनल अप्रोच उठा रहे हैं तो गलत बात है। इनकी डिमांड ये है कि 3 क्विंटल गेहूं की कीमत जो है वो 1 तोला सोने के बराबर है होनी चाहिए और सरकार इनको ये एमएसपी दे। गजब डिमांड है। किसी भी इंसान को अगर एक बार समझा दिया जाए या किसी भी एक बार किसान को बता दिया जाए तो किसान इनका फैन हो जाए। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं होगी तो, और किसी भी किसान के पास अगर थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो पैर के अंदर पहना हुआ सामान हाथ में होगा और इसके सर पे होगा। यकीन मानिए, सॉरी मैं ऐसा कह रहा हूं लेकिन पागलों वाली डिमांड है यार। पगला गए हो क्या? 1 तोला सोना, कीमत मार्केट तय करेगी, डिमांड और सप्लाई तय करेगी या आप खुद तय करेंगे या सरकार तय करेगी? चलो ठीक है, मान लिया 1 तोला सोना यानी 3 क्विंटल गेहूं का मतलब 300 किलोग्राम गेहूं जो है वो आप ये कह रहे हैं कि 300 किलोग्राम गेहूं जो है वो 1 तोला सोना यानी 48,000 रुपए का होना चाहिए। यानी 1 किलोग्राम जो गेहूं है, 1 किलोग्राम जो गेहूं है वो 160 रुपए किलो के हिसाब से होना चाहिए। 1 किलो गेहूं 160 रुपए। और मजे की बात यह है, इनके तर्क देखिए कि 1967 में गेहूं का जो एमएसपी था, 1 क्विंटल गेहूं का जो एमएसपी है वो 70 रुपए या 76 रुपए प्रति क्विंटल, 76 रुपए का फिक्स किया था। और उनका तर्क यह है कि उस समय पर प्राइमरी टीचर जो था उसकी सैलरी, प्राइमरी टीचर की जो सैलरी है वो 70 रुपए होती थी और उसके बाद एक बाकी वो ईंटों से लेकर दूसरी चीजों का भी दावा करते थे। मेरा पूछना ये है, ये चाहते क्या है? दिमाग कहां है इनका कि एक प्राइमरी टीचर अपने पुरानी जितनी सैलरी लेता था, पुराना प्राइमरी टीचर जितनी सैलरी लेता था उसकी पूरे महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं आए। यानी वो केवल 100 किलो गेहूं खरीदे, उसके बाद पूरा महीना चुपचाप बैठा रहे, गेहूं के अलावा कुछ खा ही ना पाए। क्या पूरा परिवार उस हिसाब से चल पाएगा? मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है। इलॉजिकल, इडियट। होती थी तो क्या वो प्रैक्टिकल थी? मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन कि यार असलियत में 1 किलो गेहूं अगर 1 तोला सोने के बराबर है और जिस तरीके से आप कह रहे हो कि यहां पर यानी कि एक प्राइमरी टीचर की महीने की सैलरी 70 रुपए थी और 76 रुपए स्थापित किया गया था, तो इसका मतलब यह है कि जो प्राइमरी टीचर है वो पूरे महीने के अंदर पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ रोटी खाने के अलावा। बाकी हो सकता है घर में बिना कपड़ों के बैठे, क्योंकि गेहूं के अलावा कुछ खा ही नहीं पाएगा। 48,000 रुपए क्विंटल का मतलब यह हो गया कि 4th क्लास एम्प्लॉई
और डी क्लास एम्प्लॉय या सी क्लास एम्प्लॉय तो पूरे महीने की तनख्वाह में गेहूं के अलावा कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। और क्या 300 किलो गेहूं क्या खरीद पाएंगे? तो मार्केट प्राइस कहां जाएगा गेहूं का? भाई 160 रुपए तो सरकार अगर फिक्स कर देती है तो मार्केट प्राइस जो है वो कम से कम 300 250 से लेकर 300 रुपए केजी तक पहुंचेगा। किलोग्राम के हिसाब से। फिर आटा कहां जाएगा वो भी पता नहीं। उसके बाद फिर होगा क्या? लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो उसके बाद सारी की सारी इंडस्ट्री जो हैं उनको अपनी सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी, और जैसे जैसे सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी, जैसे जैसे सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन कहां जाएगा भाई? महंगाई कहां जाएगी ये बताइए? बरगला रहे हैं आप। महंगाई कहां जाएगी? बाकी चीजों के दाम कहां जाएंगे? क्या गरीब आदमी रोटी खा पाएगा? मतलब उस 1 तोले सोने के हिसाब से अपने घरों के अंदर वो जो, मतलब क्या आप अपने ही घर भरोगे और किसी का तो भरेंगे ही नहीं। बाकी चीजें कहां जाएंगी? फिर उसके बाद होगा क्या? कुछ भी नहीं। इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन, बचेगा ही कुछ नहीं। सीधी सी बात यह है, हर सेक्टर को मतलब हर आदमी केवल और केवल गेहूं खरीदने के लिए कमा रहा होगा कि केवल मुझे गेहूं मिल जाए। बाकी सब चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। फिर लोग बाकी सारे काम छोड़ के खेती ही करने लगेंगे, और जब सारे काम छोड़कर खेती करने लगेंगे तो ना तो आपके पास इंडस्ट्रीज होगी। भाई आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी हमारे को दे और वो इतना बढ़ा दे, ठीक है, और एमएसपी जो है उसके हिसाब से वो 48,000 रुपए यानी 16,000 रुपए पर क्विंटल दे दे। अब 16,000 रुपए पर क्विंटल देने का मतलब ये होगा कि असलियत में ये सरकारी घाटा जो होगा वो कितना होगा ये बताइए जरा। सरकारी घाटा कितना होगा? फिर एक इंजीनियर की सैलरी देने की जगह एक किसान का बेटा ही खुश है, इंजीनियर डॉक्टर की जरूरत ही क्या, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है? खेती बाड़ी तुम्हारे पास ही, जमीन तुम्हारे पास है, बाकी सारे तो शहर वाले भीख ही मांग लेंगे तुम्हारे घर के बाहर। बाकी दिमाग का काम करने की जरूरत ही नहीं बचेगी, या फिर वो महंगे हो जाएंगे। महंगे हो जाएंगे तो दुनिया की जो बाकी देश हैं उनकी इकोनॉमी सस्ती होगी, तुम्हारी महंगी होगी, तुम्हारी इंडस्ट्री वैसे पिट जाएगी क्योंकि तुम्हारे सामान महंगे हो जाएंगे। सामान महंगे होंगे तो क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, सर्वाइवल कॉस्ट अगर महंगी होगी, सर्वाइवल कॉस्ट जिसमें खाने पीने की है अगर वो बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करने की जो कीमत है वो बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतियोगिता क्षमता वो घटेगी, और जब प्रतियोगिता क्षमता घटेगी तो वास्तव में इंडस्ट्रीज बंद होंगी। इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा? एनार्की फैलती है और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम कोलैप्स होगा, और जैसे ही ये कोलैप्स होगा तुम्हारे को ये 16,000 भी नहीं मिलने वाले, एक दूसरे की गर्दनें ही काटते हुए नजर आएंगे सारे के सारे। सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा। क्या बकवास वाली डिमांड कर रखी है बेवकूफ वाली? 1 तोला सोना मार्केट के हिसाब से तय होनी चाहिए चीजें। और जिस 1967 की बात कर रहे हैं उसके बाद देश गरीबी की गर्त में गया था नहीं गया था बता दीजिए। और क्या? प्राइमरी सेक्टर है जिसके अंदर लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, भले ही वोट ज्यादा हैं, लेकिन इमोशनली उसे सोचने की जगह प्रैक्टिकली सोचा जाए। इमोशनली सोचने की जगह प्रैक्टिकली सोचा जाए। लेकिन दोस्तों असलियत में
ये जो राकेश टिकैत है इसके पास इंटेलेक्ट लेवल कम है, यही कारण है ऊट पटांग रोज की डिमांड्स करके मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में ही मामले को उठा रहा, मतलब सरकार को ही सपोर्ट करने की तुम्हारी कोशिश कर रहा है पूरे मामले को भटकाने के अलावा। और क्या, जन समर्थन बढ़ाने का पूरा मूड है। और ठीक है, जन समर्थन बढ़े, राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन कम से कम ऐसे इमोशनल मुद्दे, इम्प्रैक्टिकल मुद्दे मत उठाइए जो पूरी देश को डुबो दें, इकोनॉमी को डुबो दें। वास्तव में ये जो किसान बिल हैं, ये किसान बिल आप लोगों को एक नई मार्केट दे रहे हैं। कीमत जो बढ़ती है वो लंबे समय तक जब कीमत बढ़ेगी वो तभी बढ़ेगी जब डिमांड होगी, और डिमांड तब होगी जब देने के लिए पैसे होंगे, और जब देने के लिए पैसे होंगे वो तभी होंगे जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तब वहां से व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन समस्या क्या है, रोजगार को आप खत्म कर देंगे तो आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे, गरीबी, भुखमरी, लूटमार हर जगह होगी, फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए डिमांड बढ़ाइए, और डिमांड बढ़े उसके लिए क्या, डिमांड के साथ साथ जो पैसा ये बिचौलिए, जो आड़तिए हजम कर जाते हैं, उनको कम करके, उनको हटा के, सरकार से जो डिमांड शुरू की गई थी कि एमएसपी की गारंटी दे दो, वो एमएसपी की गारंटी तक डिमांड सीमित रखी जाए और सरकार पर उसका दबाव बनाया जाए। अगर 10 तरीके की फालतू डिमांड्स करनी शुरू कर दी, 10 तरीके की फालतू डिमांड्स करनी शुरू कर दी, तो जो जिस आंदोलन का मूल मुद्दा था वो पीछे छूट जाएगा, राजनीति आगे बढ़ जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी, आम किसान को कुछ नहीं मिलेगा। ये पहले करोड़पति अरबपति थे, अब खरबपति हो जाएंगे नेता। कड़वी सच्चाई है, आपके इमोशंस को बेचकर कैश करेंगे और अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे। हमारे किसान भाई फिर दोबारा खाली हाथ बैठे रहेंगे। इसलिए राकेश टिकैत की ये डिमांड इम्प्रैक्टिकल है बिल्कुल ही, और इसे इमोशनली ना सोचा जाए। और खासकर एक बात समझ लीजिए, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतियोगिता इस दुनिया का मूल मंत्र है। जो इस कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतियोगिता के अंदर बाजी मारेगा वही आगे बढ़ेगा। और यहां पर सरकार से सहयोग प्राप्त करें, सरकार से समर्थन प्राप्त करें, सरकार को सुधार के मौके देके उनसे फायदा उठाने की कोशिश करें। सुधारों को यदि आप रोकते हैं, और इसका मतलब यह है कि आप एक जड़ समाज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें केवल एक वर्ग विशेष, केवल एक व्यवस्था के अंदर वर्ग विशेष पैदा होता है और सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ वो खा जाता है। और यही कारण है ज्यादा दिन तक फिर ऐसे देश और ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे सिस्टम्स चलते नहीं हैं, सब कुछ कोलैप्स करता है और हालत खराब हो जाती है। वेनेजुएला से लेकर ग्रीस की इकोनॉमी का यही हाल हुआ, समझ लीजिए। पैसे की कमी नहीं थी तो नतीजा क्या हुआ, सरकार ने दबा के पैसे बांटे और हर जगह पे खुद पैसे दे देने। नतीजा क्या, जिस दिन सरकार कंगाल हुई, पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर सब कुछ कोलैप्स हो गया, कुछ सही नहीं बचा, लूटमार, एनार्की सड़कों पर फैलती हुई नजर आई। तो दोस्तों, असलियत में इन नेताओं के इमोशनल अप्रोच को सोचने से पहले प्रैक्टिकल अप्रोच सोचिए कि हर चीज बढ़ जाएगी, तो असलियत में घूम फिर के आज की जबरदस्ती घूम फिर के आप ही पर बुरा असर डालेगी। नतीजा जो है वो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये राकेश टिकैत जैसे कम बुद्धि वाले, कम बुद्धिमत्ता वाले, कम बौद्धिक क्षमता वाले नेताओं से थोड़ा दूर रहें, और ये जो इमोशनल अप्रोच करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि कुछ आउटकम नहीं आना, ये पूरे सिस्टम को, राजनीतिक व्यवस्था को बर्बाद करके रहेगा। और इमोशंस से ऊपर उठ के प्रैक्टिकली, व्यावहारिक तौर पर सोचें। धन्यवाद।